नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में 2023 के बाद अब बारी 2024 की है। 2024 के दंगल के लिए राजनीतिक दलों का अखाड़ा तैयार हो चुका है। कांग्रेस में 2 दिनों तक लगातार बैठकें हुई। हर तरह की बैठक, औपचारिक और अनौपचारिक बैठक के बाद चुनाव कमेटी की भी बैठक हुई। इसमें इस बात को लेके चर्चा किया गया, निर्णय भी लिया जा सकता है आने वाले दिनों में कि कांग्रेस के दिग्गज नेता, चाहे भूपेश बघेल हो, चरणदास महंत हो, जयसिंह अग्रवाल हो, चाहे शिव डहरिया हो या अन्य नेता हो, सभी लोकसभा के चुनाव में एक एक सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है, या यूं कहा जा सकता है पार्टी उन्हें चुनाव लड़वा सकती है, दिग्गजों पर दांव लगा सकती है। क्या कुछ समीकरण होंगे, क्या कुछ इसके गुणागणित होंगे, तमाम चीजों के पहलुओं पे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में चुनावी हार से सजग प्रदेश कांग्रेस कमेटी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुट गई है। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की अगुवाई में राजधानी रायपुर स्थित राजीव भवन में 2 दिनों तक बैठकों का दौर चला। क्या औपचारिक, क्या अनौपचारिक, सभी तरह की बैठकें कर मिशन लोकसभा चुनाव का खाका तैयार किया गया, जिसके तहत एक प्रमुख बिंदु ये कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अनुभव और युवा के बीच तालमेल बिठाकर कांग्रेस पार्टी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी। बैठक में चुनाव लड़ने को लेकर जिन नामों पर चर्चा हुई उनमें प्रमुख रूप से भूपेश बघेल, शिव डहरिया, अमरजीत भगत, दीपक बैज, मोहन मरकाम, सुशील आनंद शुक्ला समेत कई नेता शामिल हैं। 90 में से 71 सीटों के साथ राज्य में सरकार चलाने वाली कांग्रेस पार्टी सत्ता से बेदखल होने के बाद विधानसभा चुनाव की गलतियों को पीछे छोड़ लोकसभा की तैयारियों में जुट गई है। वरिष्ठ नेताओं के चुनाव लड़ने को लेकर प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि सबके नामों पर चर्चा हुई है। 10 दिनों के भीतर दिल्ली में नामों को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। समय रहते नाम का ऐलान भी कर दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ नेताओं को चुनाव लड़ाने के मामले पर बीजेपी की ओर से मंत्री और वरिष्ठ नेता रामविचार नेताम ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से हताश हो चुकी है। वो कुछ भी कर ले, एक भी सीट जीतना मुश्किल है। सब नामों पे चर्चा हुई है, सब ने अपनी अपनी बात रखी है और सबका संज्ञान हमारी चेयरमैन ने भी लिया है, मैंने भी लिया है। तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर दिल्ली में चर्चा कर नाम को शॉर्टलिस्ट करेगी। और हम सब चाहते हैं कि इस बार जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं उन लोगों के नाम हम समय रहते डिक्लेयर करें, ताकि प्रत्याशी को उतने बड़े इलाके में अपना प्रचार करने का पर्याप्त समय उन लोगों को मिले। देखिए, कांग्रेस की जो स्थिति है वो कदम ताल कर रहे हैं और पूर्व मंत्री को उतारेंगे, पूर्व सांसद को उतारेंगे, कि किनको उतारेंगे वो उनका निजी मामला है। बहुत कुछ मुझे नहीं कहना, इतना ही है कि अभी कांग्रेस एक तरह से निराश है, हताश भी है और टूट चुके हैं। वरिष्ठों पर दांव लगाकर कांग्रेस एकजुटता और ताकत दिखाना चाह तो रही है, मगर हार से निराश कार्यकर्ता उन्हीं चेहरों को कैसे स्वीकार करेंगे जो मंत्री विधायक रहते हार गए और एक बार फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। ये कांग्रेस के भीतर गंभीर सवाल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। तो कांग्रेस के अपने एक गुणागणित है, अपने एक चुनावी रणनीति है कि दिग्गजों पे दांव लगा के लोकसभा के रण को फतेह किया जाएगा। लेकिन धरातल पे कितने सफल होंगे वक्त तय करेगा। इतना तो तय है कि इन नामों के चर्चा होने पे अब राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो चुके हैं। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूँ। बीजेपी की ओर से सुनील चौधरी है, युवा नेता, प्रवक्ता है। सुनील जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से शशि भगत है, पार्टी के प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है। शशि जी, आपका स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे भी हमारे साथ है। अनिरुद्ध जी, आपका भी स्वागत है। शशि जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि क्या दिग्गजों को पे दांव लगा के, दिग्गजों को चुनाव लड़वा के क्या संदेश आप लोग देना चाहते हैं? जोहार छत्तीसगढ़। दिग्गजों को चुनाव लड़वाने की बात जहां तक है,
उनकी इच्छा भी जानी गई, समझी गई। लोगों की जो चाहत है वो क्षेत्रवासियों की, उसके हिसाब से उनको हाईकमान का निर्देश ऐसा हो जाएगा। जो निर्णय करना है तो उन्हीं को निर्णय करना है, हाईकमान को निर्णय करना है, उनके आदेश का पालन करना होता है। क्योंकि यहाँ चुनाव जब भी होता है तब भी दावेदार जो रहते हैं, बहुत से लोग दावेदारी करने की इच्छा रखते हैं। ऐसी परिस्थितियों में चयन करना मुश्किल हो जाता है, तो प्राथमिकता हम लोग बड़े चेहरों को इसलिए देते हैं, उससे एक अच्छा मैसेज जाए, कार्यकर्ताओं के अंदर एक ऊर्जा का संचार हो। इन सभी चीजों को दृष्टिगत रखते हुए हम लोग ये प्रीफर करते हैं कि हमको बड़े नेताओं को चुनाव लड़वाना है। रहा सवाल इसका कि कौन रहेगा, क्या रहेगा, उसके विषय में हाईकमान का निर्णय माना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सुनील जी, बड़े चेहरे लड़ेंगे चुनाव में, क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी रणनीति में? अगर भूपेश बघेल जी राजनांदगांव से, शिव डहरिया जांजगीर से, दुर्ग से ताम्रध्वज साहू, कोरबा से चरणदास महंत या ज्योत्सना महंत मौजूदा सांसद है, रायगढ़ से, इसी तरह से तमाम बड़े चेहरे अगर मैदान में उतरेंगे तो आप लोग क्या अपनी रणनीति को लेके आगे बढ़ेंगे? राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति है। हम तो अपने कार्यकर्ताओं के दम पर विधानसभा चुनाव भी जीत करके दिखाए हैं। हम मोदी जी की जो सफलता रही है पिछले 10 वर्षों में उन्होंने जो काम किए हैं, और कांग्रेस की जो असफलता है वो छत्तीसगढ़ की जनता ने लगातार उसको देखा है। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया था और उसका इनको खामियाजा भी भुगतना पड़ा। मोदी जी ने जिस प्रकार लगातार छत्तीसगढ़ के लिए काम करके दिखाया, और इनके उप मुख्यमंत्री उस समय के रहे टीएस बाबा ने स्वीकार किया भरे मन से कि केंद्र की जो सरकार है वो हमेशा हमारे साथ बड़े भाई जैसा, एक गार्जियन जैसा व्यवहार करती है, और जो भी मांगा सब कुछ दिया। कुल मिलाकर के कांग्रेस में अब ये है कि इनकी स्थिति जूतम पैजार वाली है। यहाँ कोई लड़ना ही नहीं चाहता। कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रत्याशियों का संकट है, इसलिए अब ये जो खेमेबाजी है ना, ये खेमे के लोग एक दूसरे को बोल रहे हैं। अब टीएस बाबा वाले बोल रहे हैं भूपेश बघेल जी को लड़ना चाहिए, भूपेश बघेल ग्रुप वाले वो है टीएस बाबा जी को लड़ना चाहिए, उधर से ताम्रध्वज साहू के लोग बोल रहे हैं कि इनको लड़ना चाहिए। ये एक दूसरे को लड़ा करके इनके राजनीतिक जीवन पर संकट पैदा करने का प्रयास ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो जो भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, पूरा संगठन उसके साथ चुनाव लड़ेगा, सारे लोग लड़ेंगे। सुनील जी, अगर एक ग्रुप कांग्रेस के अंदर, मान लेते हैं आपकी बातों को, अलग अलग ग्रुप है, अगर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के नेता को लड़वाएगा तो राजनीतिक संकट कैसे? वो तो अच्छी बात है अगर चुनाव लड़े कोई। तो देखिए, ये हरवाएंगे, ये लड़वाएंगे और हरवाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको सबको आगे जाकर के ये अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं, जो कि आने वाला है नहीं। ये एक दूसरे को लड़वाएंगे, हरवाएंगे, जैसा षड्यंत्र ये लोग हमेशा करते आए हैं। कांग्रेस का इतिहास वैसे ही रहा है। मैं तो यही कह रहा हूं, भाजपा ने तय कर लिया 11 की 11 सीट हम यहां पर जीतेंगे। 11 पुष्प जो है, कमल के फूल, हम मोदी जी की सरकार के लिए भेजने वाले हैं दिल्ली में। ये बात स्पष्ट है, तय है। मैं एक अनिरुद्ध जी का रुख कर लेता हूं, फिर मैं शशि जी के पास जाऊंगा। अनिरुद्ध जी, अगर बड़े चेहरे चुनावी मैदान में हो तो धरातल पे क्या कुछ फर्क पड़ता है, और विपक्षी दल पे कितना इसका असर होता है? आज की तारीख में अवधेश जी, बड़े चुनाव लड़ने के लिए जो है लोकप्रियता, संपन्नता और संसाधन की बहुत जरूरत होती है। अगर कहीं इस आधार पे कांग्रेस में अगर कहीं ये कुछ ऐसा आत्ममंथन चल रहा है कि मंत्रियों को उतारा जाए, मैं समझता हूं कि इसमें कहीं कोई दूरदर्शिता है और इसमें कहीं कोई बुराई भी नहीं है। क्यों दुर्ग से ताम्रध्वज साहू जो है उम्मीदवार कांग्रेस से नहीं हो सकते? पहले भी सांसद रह चुके हैं। पहले भी सांसद रहे हैं। बिल्कुल। राजनांदगांव से रविंद्र चौबे या मोहम्मद अकबर को क्यों नहीं उतारा जा सकता? कोरबा से जो है मंत्री रहे जयसिंह अग्रवाल जी क्यों नहीं उतर सकते? कांकेर से मोहन मरकाम को क्यों वहां पे जो है प्रयोग के तौर पे नहीं आजमाया जा सकता? फिर बस्तर से तो दीपक भाई सांसद रहे हैं, अभी भी हैं, फिर उतारा जा सकता है। सरगुजा की बात है तो अमरजीत भगत का की जो है एक विजय यात्रा चली हुई थी विधानसभा विधायक के रूप में। हालांकि ये चुनाव हार गए, लेकिन वे अजय माने जाते थे। क्यों सरगुजा में उन्हें आजमाया नहीं जा सकता? फिर रायगढ़ से टीएस सिंहदेव जी रहे, तो क्या वो चुनाव रोचक नहीं होगा? या जांजगीर चांपा में डॉक्टर शिव कुमार डहरिया चले गए तो हलचल नहीं मचेगी? मेरा ये मानना है अवधेश जी कि अगर कहीं कांग्रेस जो है पूर्व मंत्रियों में से अगर कहीं कुछ छांट कर और कुछ जो है चुनकर अगर कहीं चुनावी मैदान में उन्हें लाती है तो वास्तव में ये चुनाव रोचक हो जाएगा। और दूसरी बात, आप ये भी जान रहे हैं कि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल सही। 4, 9, 14, 19 ये चुनाव का आपने नतीजा देख लिया, और 11 में से अधिकतम 2 से कांग्रेस की जो है गणना आगे नहीं बढ़ पाई है, तो उसके पास प्रयोग करने के पर्याप्त मौके हैं। वो भी 2 तब जब 18 में कांग्रेस की सत्ता आई छत्तीसगढ़ में, तब वो 1 से 2 नंबर तक पहुंच पाए। शशि जी,
इसलिए कांग्रेस के बड़े नेता लड़ना या लड़वाना चाहते हैं। बीजेपी कह रही है कि वो लड़वाएंगे और हरवाएंगे। क्या ऐसी रणनीति है? जूतम पैजार प्रत्याशी आप लोग को नहीं मिल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुगालते में है, इस बात को लेके उनको खुशफहमी पाल के रखे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उनको ये बात लगा हुआ है कि दही का छीका टूटेगा और हम पे हमारे मुंह पे पड़ेगा, वो इस तरह की उम्मीद करते हैं, तो उनको मुबारक हो। मैं एक बात कहता हूं, मोदी जी की गारंटी आज श्री शाह जी ने फेल कर दिया ये कह के कि 15 लाख रुपए वाला जुमला है। उस बात को जनता भूली नहीं है। मोदी जी के का चुनाव यहाँ छत्तीसगढ़ में हुआ था, लोकल मैनिफेस्टो था, और अब सेंट्रल की बात आएगी तो उनको तमाचा देने की बात जनता की है बारी। अब मैं बताऊं आपको 2 करोड़ रोजगार का क्या असर हुआ, इसको तो पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जान रही है। महंगाई का क्या असर हुआ, इस बात को पूरी छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। हमारे प्रवक्ता साथी ने एक बात कहा कि टीएस सिंहदेव साहब ने हमारी तारीफ करी, तो छत्तीसगढ़ का ये संस्कार है कि आए हुए मेहमान को कभी हम नकारा नहीं करते, उनका सम्मान, पूरा सम्मान करते हैं, उनकी बात को रखते हैं। ये बात भी तय है कि हमको आने वाले दिनों में इससे किस तरह से सलूक करना है। एक राजनीतिक दृष्टि से एक अलग होता है, एक अतिथि का स्वागत सत्कार एक अलग होता है। अभी एक बात बताओ कि गुटबाजी की रहा सवाल बात, तो गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस कदर भरी है। बड़ा आदमी बनाने के नाम पे 4 लोगों को सीएम बना दिया इन लोगों ने। जब डिक्लेयर हुआ तो श्री साई जी का नाम डिक्लेयर हुआ, तो वहां से वरिष्ठ नेता एक वहां से उठ के तत्काल चले गए थे। इस बात को मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों को याद दिलाना चाहता हूं। और एक बात और हुआ था कि एक महिला नेत्री जिसको ये बात बोल के लाए थे कि आपको हम सीएम बनाएंगे, नहीं बनने के बाद उनने ये कसम खा लिया कि हमको किसी भी व्यक्ति को अपने लिए बोलना नहीं है। हम ये उनका अंदरूनी मामला है, हम उस पर बोलने नहीं चाहते, लेकिन ये बात भी तय है कि सीएम बनने के बाद उनके आजू बाजू 2 मोस्तरंडे बैठे हुए हैं, डिप्टी सीएम है, उनको सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये बात है जिनकी जबान किसी की, कान किसी का, आंख किसी का, ये चल रहा है, ये छत्तीसगढ़ की जनता भी समझ रही है कि वो स्टैचू है या फिर बोलने वाला गुड़िया है। ठीक है सुनील जी, ऐसी स्थिति बीजेपी की बनी हुई है। ऐसे में आप कहते हैं कि हम 11 सीट जीत जाएंगे और 11 पुष्प हम दिल्ली भेज देंगे चुनाव के बाद। देखिए, कांग्रेस के सभी लोगों को ख्याली पुलाव बनाने की आदत है। ये पूरे 5 साल ऐसे ही ख्याली पुलाव बनाते रहे, सब अच्छा चल रहा है, बहुत बेहतरीन है, इनको सब मीठा मीठा सुनने की आदत है। और अभी भी ये उसमें निकले नहीं उस घेरे से बाहर। अभी भी ये बैठ करके लगा रहे हैं कि कौन उठ के चला गया था, भाजपा का क्या। भाई साहब, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, मिल करके लड़ते हैं, मिल करके एक बार आप लोगों को धूल चटा दिए, 15 साल चटाए थे, 5 साल के बाद फिर धूल चटा दिए। और आप तो अधिकतम 2 ही सीटें जीत पाए थे ना लोकसभा की। इस बार देखिएगा, इस बार तो सबसे बड़ा आरोप आप पर यह भी है कि आप कहीं ना कहीं भगवान श्री राम जी के मंदिर के निर्माण में और उसका विरोध करते रहे। और जब मंदिर में वहां पर रामलला की स्थापना हो रही थी तो आपने न्योता भी अस्वीकार कर दिया। तो आपके लोग तो खुद कांग्रेस के लोग इस बार कांग्रेस को वोट देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि हर आंख में आंसू था। सबने अपने आंख के आंसू से भगवान श्री राम के चरण धोए हैं, अपने अपने घरों में बैठ करके भी। तो याद रखिए, ये छत्तीसगढ़ की जनता है, माता कौशल्या की भूमि है, भगवान श्री राम का ननिहाल है। आप बड़ी बड़ी बात राम वन गमन करेंगे, ये काल नेमी बन करके करते थे। क्या हासिल हुआ? जनता जवाब देती है। आप दारू की भट्टी खोलेंगे रामवन गमन में, भ्रष्टाचार करेंगे, भगवान राम की मूर्ति ऐसी खड़ी करेंगे कि लोगों को विग्रह देख करके ही बड़ा लगता है कि भगवान ऐसे कैसे हो सकते हैं। तो इस प्रकार का काम नहीं चलता। राम कथा करने वाले जिस दिन करना था उस दिन कुछ नहीं किए, गली गली राम कथा कराते घूम रहे थे, बड़े बड़े आयोजन, उसमें भी भ्रष्टाचार। तो ये नहीं चलने वाला। ठीक है सुनील, ये गया आपका, अब उखाड़ फेंकेगी। ठीक है सुनील जी, आप पानी पी लीजिए, मैं एक बार अनिरुद्ध जी का रुख कर लिया। अनिरुद्ध जी, चुनाव बड़े चेहरे के इर्द गिर्द अगर हो तो क्या कांग्रेस को संजीवनी मिलना तय है? क्योंकि आपने ही कहा कि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बड़े चेहरे को मैदान में उतारा जाएगा। तो एक सवाल ये भी है ना कि छोटे चेहरे, उनसे निचले क्रम के चेहरे क्या हमेशा संघर्ष करेंगे? बात संजीवनी की नहीं है अवधेश जी, मैंने कहा, फिर वो लाइन को गौर करिए। लोकप्रियता, संपन्नता और संसाधन बिल्कुल सही जिन लोगों के पास है, जिन लोगों ने मतलब है कि जीवन में लोकप्रियता और संसाधन और संपन्नता जो कमाया, मतलब इसको मेरी बातों को गलत दिशा में कोई ना सोचे। तो अगर कहीं ऐसे चेहरों को उतारा जाता है तो मैं संजीवनी की भी बात नहीं करूंगा। आपने संजीवनी का उल्लेख किया, चुनाव रोचक हो जाएगा।
और जहां तक कि भारतीय जनता पार्टी की बात है तो देखिए क्या है कि पूर्व में 2018 के चुनाव तक के मैं समझता हूं कि दिल्ली वाले आंख मूंद कर छत्तीसगढ़ के बड़े नेताओं पर भरोसा करते रहे थे। लेकिन जो 2018 में भारतीय जनता पार्टी की जो दुर्गति हुई, उसके बाद ऐसी दिल्ली के नेताओं ने आंख खोली कि 2019 का लोकसभा चुनाव और 2023 का विधानसभा चुनाव ऐसा लग रहा था कि यहाँ के लोग तो कम, दिल्ली के लोग ज्यादा लड़ रहे हैं। और वही परिदृश्य जो है अभी लोकसभा चुनाव में भी होगा। लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है तो वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेस का जोर रहा, तो छत्तीसगढ़ के जो नेता हैं, दिल्ली के नेताओं पर भावनात्मक दबाव बनाने में या डालने में सफल रहे। इस पर विस्तृत रूप में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अवधेश जी, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं। तो कम से कम कड़े निर्णय लेने की स्थिति में दिल्ली के नेताओं को होना चाहिए, कांग्रेस नेताओं को। शशि जी, क्या आपको लगता है कि कड़े और बड़े निर्णय हो सकते हैं कांग्रेस में? जी, स्पष्ट रूप से कड़े और बड़े निर्णय निश्चित रूप से हो रहा है। मैं अभी आपको बता दूं कि यहाँ स्थिति ये है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अभी प्रवक्ता साथी ने कहा कि आपका छत्तीसगढ़ में 2 सीट है लोकसभा की, और मैं आपको बता दूं पूरे देश के अंदर 2 सीटें थी। भारतीय जनता पार्टी के साथी को भूलना नहीं चाहिए, ये जनता है, हमारे देश की जनता है। इसमें किसी को चित और पट करने में देर नहीं लगती, क्योंकि आपकी व्यवस्था क्या है, आपके सिस्टम क्या है, इस बात को जानती है। ये बुलडोजर सिस्टम है, जात पात देख के, भाईचारा देख के नहीं हो रहा है, बल्कि असंवैधानिक तरीके से नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना करते हुए लोगों के घर धसाए जा रहे हैं। ये सारी चीज जनता जानती है। रहा सवाल मंदिर जी की बात का करते हैं, मंदिर जी की बात का मैं भी सम्मान करता हूं। हिंदुस्तान की जनता मंदिर मस्जिद और मजारों पे आस्था रखने वाली जनता है। तो इसके बीच में उन्होंने कहा कि न्योता को अस्वीकार कर दिया। जब यहाँ के चारों शंकराचार्य जी लोगों ने अस्वीकार कर दिया, उस बात को नहीं देख रहे हैं। हमारा कहना यह है, अपनी उपलब्धता के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से मंदिर मस्जिद के दर्शन के लिए कोई भी आदमी जाता है, ये सारा उनका व्यक्तिगत अधिकार है, व्यक्तिगत उनकी राय है। कौशल्या माता जी के विषय में राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, लेकिन राम गमन पथ के निर्माण के लिए श्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने बहुत ज्यादा प्रयास किया था। इस बात को सभी लोग जानते हैं। ये बात जरूर है कि हम उस बात को सतह तक नहीं पहुंचा पाए, किन्हीं कारणों से हमको जनादेश विपक्ष में बैठने का मिला। उसका सम्मान करते हुए मैं एक बात जरूर कहता हूं कि इस लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति में रहने वाली है। इस बात को छत्तीसगढ़ की जनता भी आकलन करती है कि जनता यहाँ जब डबल इंजन की सरकार बनी, मणिपुर जैसे अत्याचार होता रहता है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं करने देंगे। ठीक है शशि जी, आपने 2 सीट से बीजेपी की शुरुआत की कि बीजेपी भी कभी 2 सीट पे थी और कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में 2 सीट पे 2019 में आई थी। दरअसल 1984 का वो साल है जब उस वक्त जब चुनाव हुए तब बीजेपी 2 सीटों पे आई और कांग्रेस 414 सीटों पे आई। अनिरुद्ध जी, अगर मैं करेक्ट नहीं होऊंगा तो मुझे आप करेक्ट कर दीजिएगा। लेकिन उस चुनाव के बाद से लगातार बीजेपी का ग्राफ बढ़ता गया। वो 2 सीट से दोबारा सरकार में आई 2019 में और कांग्रेस का ग्राफ नीचे गिरता गया। तो आखिरकार ऐसा क्या बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हो गया 1984 के बाद कि लगातार कांग्रेस का ग्राफ गिरता गया, जिसका आप जिक्र भी आज कर रहे हैं? ये सवाल मुझसे ना शशि जी, आपसे सवाल। जी, ये निश्चित रूप से हम लोग अपनी बात को सही मायने में जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इससे ज्यादा और इतर और कुछ भी नहीं है। हमारा नेतृत्व तो हमेशा प्रयास करता रहता है कि हम आगे बढ़ें, हमारी स्थिति मजबूत होते चले जाए, लेकिन जनता तक हमारा अपनी मैनिफेस्टो पहुंचाना, अपनी राय को पहुंचाना, अपने मशवरे को पहुंचाना, कहीं ना कहीं हम लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं। बस एकमात्र यही कारण है। ठीक है, सुनील जी जवाब दे दीजिए कि कांग्रेस कर तो अच्छा रही है, लेकिन धरातल तक वो चीजें पहुंच नहीं रही है और इसका असर लोकसभा के चुनाव में दिख रहा है। देखिए, कांग्रेस का जो इतिहास रहा है उसको भारत की जनता बहुत ही अच्छी तरीके से देख रही है। अब आप देखेंगे, मीडिया और सोशल मीडिया का जमाना है। अब आपकी बातें छुपी नहीं रह सकती। उस समय आप अखबार दूसरे दिन छप करके आता था और कितना छपा, क्या छपा, जितना स्थान था उतना छपा। लेकिन आज आप खबरें हम यहाँ बोल रहे हैं और लोग देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चीजें बढ़ गई है। तो आपने जो किया है पहले, उन सारी चीजों को आज के युग का युवा जो है वो सब जान रहा है, समझ रहा है। तो कांग्रेस ने क्या क्या किया था अब लोगों को मालूम है बड़ी अच्छी तरीके से कि जब रामलला की मूर्ति वहां पर आ गई अंदर में, ढांचे के अंदर में, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था, ये देश की जनता जानने लग गई। जब इंदिरा जी का चुनाव पर बात आई तो उन्होंने आपातकाल लगा दिया। शाहबानो के प्रकरण में राजीव जी ने क्या किया, कानून को उलट दिया जाकर के संसद में। तो लोग देखते हैं ना भाई,
अगर आपकी चीजों को लोग देख रहे हैं तो आकलन तो कर रहे हैं ना, धीरे धीरे समझ में आए। अरे हम जिस कानून के दायरे में आज बैठे हुए हैं वो कानून भी भारत की संसद का है ही नहीं, वो तो ब्रिटिश संसद में पास हुआ था। और उस कानून को अभी जा करके आप देखेंगे आजादी के अमृत काल में जाकर के उस कानून को संशोधित करके अब यहां भारत का कानून बनाया गया। आपने दिया दंड संहिता नाम, हम दे रहे हैं न्याय संहिता। तो दंड से न्याय तक की यात्रा में 75 साल लग गए। तो ये चीजें हैं। और ये कह रहे हैं बड़े लोकप्रिय इनके नेता हैं, सारे लोग तो हार गए, बुझा हुआ बारूद, अब कहां फूट नहीं रहा इनका फटाका। अब कह रहे हैं बड़े लोकप्रिय लोग हैं। अरे लोकप्रिय है तो क्यों हार लेता? सुनील जी मैं जवाब ले लेता हूँ, जीत सकते दोबारा। ठीक है सुनील जी मैं जवाब ले लेता, एक बार अनिरुद्ध जी का रुख कर जाओ। अनिरुद्ध जी, क्या आपको लगता है कि बड़े चेहरे बनाम बड़े चेहरे बीजेपी सरकार में तो स्वाभाविक तौर पे बीजेपी ने 2019 में जो प्रयोग किया कि सारे सांसदों के टिकट काट दिए, नए चेहरे मतलब नए लोगों को उन्होंने मौका दिया। रायपुर से सुनील सोनी जीत गए, दुर्ग से हम देखें विजय बघेल सांसद बन गए। तो क्या इस बार इसी तरह का कुछ रोचकता आपको लगता है भविष्य में ऐसा होने वाला है, जिस तरह से कांग्रेस रणनीति तय कर रही है बड़े चेहरों को लेकर? भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह कसावट रही, कांग्रेस में उस कसावट की बहुत कमी रही। इसी रायपुर लोकसभा सीट, आपने सुनील सोनी जी का नाम ले लिया तो चलिए रायपुर लोकसभा का मैं उदाहरण लेता हूं। विद्याचरण शुक्ल जैसी शख्सियत रमेश बैस जी से हार जाती है इसी रायपुर में। इसी रायपुर में श्यामाचरण शुक्ल जी जैसी शख्सियत रमेश बैस जी से हार जाती है। भूषण जी, इसी रायपुर सीट से भूपेश बघेल जी जैसी शख्सियत, उस समय शख्सियत बन रही थी, बिल्कुल सही, और 2009 की बात है, बिल्कुल सही, वो हार जाती है। दिग्विजय सिंह जी की शासनकाल में वो बहुत कद्दावर मंत्री रहे, फिर छत्तीसगढ़ राज्य बना तब भी मंत्री रहे सत्यनारायण शर्मा जी जैसी शख्सियत, वो रमेश बैस जी से हार जाती है। तो इतने बड़े बड़े जो नेता हैं, एक जो है कद्दावर, एक जो है भारतीय जनता पार्टी के रमेश बैस जी जैसे नेता से, जैसे नेता मैं कह रहा हूं मतलब मैं उनका वजन बेहद सम्मानित नेता है वो, लेकिन लगातार उन्होंने हराया सबको। तो मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं कसावट की कमी हर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस में दिखती रही है। और दीपक बैज जी और पिछली बार अगर ज्योत्सना महन जी जीती तो उसके अलग अलग कारण थे। तो निश्चित रूप से संगठन के स्तर पर कांग्रेस को आज भी बहुत कसावट की जरूरत है। शशि जी, दो सवालों का जवाब दे दीजिए। पहला, बीजेपी ने उठाया कि बुझे हुए दिए हैं, बुझे हुए कारतूस है। 2023 के चुनाव में जनता ने नकार दिया, चाहे शिव डहरिया हो, चाहे जयसिंह अग्रवाल हो, ताम्रध्वज साहू हो, चाहे तमाम बड़े लोग हो। भूपेश बघेल जी जीत के आए, लेकिन उनके अलावा बड़े चेहरे को नकार दिया गया जिन पे आप चर्चा करें। तो बुझे हुए कारतूस से कैसे जंग लड़ेंगे, एक। और दूसरा, अनिरुद्ध जी ने सवाल उठाया कि कांग्रेस संगठन में कसावट की बेहद आवश्यकता है। दोनों पे जवाब दे दीजिए। बुझे हुए कारतूस की फौज तो भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में है। अब ये बात तो दिखता है कि 68 सीट हम लोगों ने जीता था, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ जनता है, ये जनता का जनादेश है। हमने अपनी बात को वहां तक नहीं पहुंचा पाया, ये हमारी खामी रही है और उसी का फायदा उन लोगों को मिला, ये उनको मुबारक हो। लेकिन क्या है कि जैसे आप इसीलिए उनको भगवान श्री राम जी का मदद लेने की जरूरत है कि अधूरे मंदिर जी का पूजा करवा रहे, प्राण प्रतिष्ठा करवाने, अपने जो कर्मों का सही नहीं निभा पाए। उसी का नतीजा ये है कि धर्म के आड़ में ये लोग ये चाह रहे हैं कृपा करके मुझे बोलने दिया जाए नहीं तो मैं भी बोल रहा हूँ। रामलला जी के मंदिर के निर्माण के लिए श्री राजू ने ताला खुलवाया था। आप आज जिस मंदिर की बात कर रहे हैं उसको कोर्ट का ये आदेश हुआ था कि इसमें मंदिर बनना चाहिए। जब श्री राजू जी ने स्वर्गीय श्री राजू जी ने उसका ताला खुलवाया, उसका श्रेय उनको जाता है। ये बात किन्हीं कारणों से जरूर ये बात हुआ कि मंदिर निर्माण का श्रेय आपको भी नहीं जाता है बल्कि कोर्ट को जाता है। लेकिन आपको लेना हो तो आप ले लीजिए, इस बात को हम तैयार हैं। आप एक बात कह रहे हैं कि बड़े चेहरे की बात जहां तक है, आप बड़े चेहरे की बात अगर आप जब करते हैं तो मैं एक बात बता देता हूं। असेंबली के इलेक्शन में आप लोगों ने कितने एमपीज को आपने असेंबली के इलेक्शन लड़वाया था? एमपी के इलेक्शन में अब जब कांग्रेस पार्टी उनको असेंबली के इलेक्शन वालों को प्रमोट करके आप एमपी का इलेक्शन लड़वाना चाह रही तो आपके सीने में दर्द हो रहा है। ये बहुत ही नागवार बात है। सुनील जी 10 सेकंड, क्या कांग्रेस की इस रणनीति से, बड़े चेहरे पे दांव लगाने की रणनीति से आप लोगों के भीतर हलचल मची हुई है? 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए। हमारे भीतर कोई हलचल नहीं, हलचल तो पूरी कांग्रेस पार्टी में मची हुई है। सारे इनके सहयोगी पूरे देश में छोड़ करके भाग रहे हैं। इनकी स्थिति ये है कि अब इनके पास ना छत्तीसगढ़ में प्रत्याशी ना देश में प्रत्याशी है, इनके पास कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम से तैयार बैठी है। हम तो लगातार तैयारी कर रहे हैं और हमारा जो भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा एक तरफा जीतेगा। सुनील जी बेहद शुक्रिया, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया।
शुक्रिया, सुनील जी आपका शुक्रिया, निरुद्ध जी आपका शुक्रिया, शशि जी आपका भी शुक्रिया। छत्तीसगढ़ में 2024 के दंगल के लिए पहला ही दांव कांग्रेस ने क्या चला है, राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है कि कांग्रेस किस तरह से बड़े चेहरे को मैदान में उतारेगी। तो स्वाभाविक तौर पे विपक्षी दल मतलब कांग्रेस के अपोजिट दल भाजपा भी अपनी रणनीति को लेकर जरूर एक बार चर्चा करेगी, लेकिन भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है कि 2024 के दंगल में कौन चेहरा होगा, कौन प्रत्याशी होगा और कौन इस दंगल में बाजी मारेगा, आने वाला वक्त तय करेगा। इतना तय है कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज होते जा रही, राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी और हलचल और भी ज्यादा तेज होते जा रहे। फिलहाल आज इतना ही, कल एक और विषय के साथ आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।